ठीक है, तो अभी स्क्रीन सभी को विजिबल है यस स्क्रीन सर। सभी को विजिबल है और आवाज सभी को अच्छे से ऑडिबल है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एनसेट्स की फुल फॉर्म हमारी सबसे पहले होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो एनसेड स्टैंड्स फॉर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। तो ये पढ़कर हमारे माइंड में तीन चार चीजें क्लियर होती है। नंबर फर्स्ट, कि हमारे जो एनसेड्स है वो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन शो कर रही है, पहली चीज तो। ठीक। दूसरा इसमें बताया जा रहा है कि नॉन स्टीरोइडल, यानी कि ये बिना स्टीरोइडल वाली ड्रग्स है, यानी कि स्टीरोइड्स में जो रिंग पाई जाती है वो रिंग्स इनमें नहीं पाई जाएगी, स्टीरोइड से इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इससे हमारे माइंड में एक और चीज क्लिक करनी चाहिए कि इट मीन्स जो स्टीरोइड्स हैं उनका भी यूज होता है किस पर्पज के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, यानी कि स्टीरोइड्स भी आपका शो करते हैं क्या, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। ठीक है, स्टेरॉइड्स भी शो करते हैं क्या, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। ठीक है, तो वो भी वैसे यूज होते हैं। और ये जो हमारे एनसेड्स है उनका नाम ही है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कि ये नॉन स्टेरॉयडल है। ठीक है, तो फिर इनका पहला वो क्या बोलते हैं फंक्शन हो गया हमारे एनसेड्स का। अगर हम मेजर फंक्शंस की बात करें, पहला हो गया एंटी इंफ्लेमेटरी और दूसरा आपका हो गया एनाल्जेसिया। अब तक तो इतने सारे क्लासेस ले चुके, मैं राइटिंग समझ में आ जानी चाहिए थी। ठीक है, अगला है फिर आपका एनाल्जेसिया। तो एल्जेसिया का मतलब होता है पेन, और उसके आगे एन लग गया, इट मींस पेन को ट्रीट करने वाला, पेन का जस्ट अपोजिट, पेन से रिलीव देने वाला। एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिक इफेक्ट, तो उसको इफेक्ट को एनाल्जेसिया बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसके लिए इस वजह से इसका एनसिड्स को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या नाम है, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक, या फिर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, तो अगेन इससे पढ़ के हमको फिर से माइंड में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जब ये नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है, इसका मतलब ओपियोइड्स भी यूज होते हैं एज ए एनाल्जेसिक, यानी कि पेन वगैरह से रिलीफ देने के लिए हमको। ठीक है, तो ओपियोइड्स वगैरह ये सब किस में आते हैं, आपके नारकोटिक्स में आते हैं। तो जैसे हमने ऊपर स्टीरॉइड्स लिखा है वैसे हम नारकोटिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो नारकोटिक्स भी आपके किसके लिए, किस पर्पस यूज होते हैं, एनाल्जेसिक के लिए। और नारकोटिक में भी ओपियम बहुत ज्यादा जो फेमस होता है, इसको हिंदी में अफीम बोलते हैं। ठीक है, तो वो मेन मतलब वो है जो एनाल्जेसिया में जो यूज होते हैं। ठीक है, और उनके अलावा हमारे एनसेड्स यूज होते हैं। तो इसलिए एनसेड्स को हम दो नामों के साथ जानते हैं। अगर एक इसके फुल फॉर्म की बात करें तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और दूसरा है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक या फिर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ठीक है, और अगर हम एनसेड्स के दो मेजर अगर फंक्शन की बात करें तो दो मेजर फंक्शन हमारे ये
एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक, है ना। तीसरा फिर हमारा ऑब्वियस फॉर श्योर एंटी पायरेटिक तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और मेजर में हमारे दो ही आएंगे, ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक। तो ये नोट हुआ सभी का। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद फिर आपकी कैटेगरी, तो तुम हो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में समझो आपके पास ब्रॉडली 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, सबसे पहली है आपकी एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। यानी कि आपकी इन्फ्लेमेशन की, अगर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन की अगर हम बात करें तो वो पुअर होता है, लेकिन एनाल्जेसिक पेन के लिए, फीवर के लिए ये अच्छे से काम करती है। लेकिन इन्फ्लेमेशन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन ये पुअर शो करती है, अच्छा शो नहीं करती। ठीक है, तो इसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग आएगी। पहली क्लास आपकी पैरामिनोफेनोन, जिसमें आएगी आपकी एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल। ठीक है, और पैरासीटामोल को हम पीसीएम भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी दूसरी ड्रग, दूसरी जो क्लास है वो है बेंजोक्सा जोसिन, बेंजोक्सा जोसिन डेरिवेटिव। इसमें आपकी ड्रग रहेगी नीफोपाम। तो जो आपकी नीफोपाम है वो अभी यूज नहीं होती है, इसलिए इसको रेड से या फिर कुछ लिख लेना। ठीक है, इसको अभी बैन किया गया हुआ है काफी कंट्रीज में। ठीक है, और नीफोपाम के बारे में चलो लास्ट में बताया जाएगा। एक खास बात हो रही है, ठीक है, ये ना ही तो स्टेरॉइड्स में आती है, ना ही एनसेड्स में आती है, और ना ही ओपिएट्स में आती है। तो अभी लास्ट में मैं बताऊंगा नीफोपाम के बारे में। दूसरी हमारी जो कैटेगरी है वो है सेलेक्टिव OX2 इनहिबिटर। ठीक है, तो जो आपके कोक्स एंजाइम के टाइप्स थे, कोक्स 1, कोक्स 2, कोक्स 3, तो इन तीनों में से ये स्पेसिफिकली जो आपका कोक्स 2 एंजाइम है ना, केवल उसी को ही ब्लॉक करता है, करती है ड्रग्स। तो इनके याद करने का तरीका ये है ना कि सफिक्स में पीछे आपको ड्रग के पीछे कोक्सिब कोक्सिब देखने को मिलेगा, कोक्सिब। ठीक है, कौन कौन से ड्रग हैं, सेलिकोक्सिब, पेरिकोक्सिब, हिटोरिकोक्सिब, ये सब। इनके विपरीत में, मतलब इनके अलावा विपरीत नहीं होगी, मैं रेड से लिख दूंगा क्योंकि वो अभी उनको मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है। रोफिकोक्सिब, दूसरा कौन है,
वार्डिकोक्सी, इनको अगेन इनको भी निफोकैन की तरह मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है, क्योंकि वो हार्ट पे साइड इफेक्ट दिखाते थे। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, बस साइड इफेक्ट वगैरह तो मार्केट से विड्रॉ करते हैं उसको, बहुत से रेड से बना लेना, याद रहेगा। तो कोक्सी वाली जितनी ड्रग्स रहेंगी वो आपकी सेलेक्टिवली फोक्स टू को करेगी इनहिबिट, ना ही फोक्स वन को करेगी, ना ही फोक्स थ्री को करेगी। ठीक है, तो ये नोट हुआ सभी का ये। Yes, sir. नेक्स्ट है आपकी थर्ड कैटेगरी, प्रीफेरेंशियल, प्रीफेरेंशियल कोच टू इनहिबिटर। इसका क्या मतलब हुआ? प्रीफरेंशियल का क्या मतलब हुआ? प्रीफरेंस, यानी कि प्रीफरेंस प्रियोरिटी कोक्स टू को देंगी ये ड्रग्स। ठीक है, ये ब्लॉक करेंगी, इनहिबिट करेंगी दोनों को, कोक्स वन को भी और कोक्स टू को भी, लेकिन प्रेफरेंस थोड़ा सा ज्यादा किसको देंगे? कोक्स टू को। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो कि ये कोक्स वन कोक्स टू दोनों को ही करते हैं हम लोग, लेकिन प्रेफरेंस कोक्स टू को ज्यादा देते हैं, इसलिए इस क्लास का नाम ही है, इस कैटेगरी का, प्रीफेरेंशियल कोक्स टू इनहिबिटर। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक है याद करने के लिए। देखो, आपको ये जो जितनी भी आपकी ड्रग्स वगैरह रहेंगी, तो उसको आपको ट्रिक्स वगैरह से याद करना होगा। ठीक है, अगर ट्रिक्स नहीं बन रही है किसी क्लासिफिकेशन, जैसे हम छोटी केडी त्रिपाठी देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए ही है, क्लासिफिकेशन याद करने के लिए, तो आपको किसी ड्रग्स की क्लासिफिकेशन में कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, तो ग्रुप को बोलो, हम मैं तुरंत ट्रिक बना के भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा तो मुझे तो कोई ऑप्शन दिखा नहीं था, फिर तो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट होते हैं कि अब वो, चलो वो अलग चीज है, बाकी मेन जो है वो हम ट्रिक्स के थ्रू ही ड्रग्स के नाम वगैरह याद करने का वही एक जरिया है ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं। क्योंकि नाम के थ्रू ही हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, है ना। ऐसा भी नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चर आता है तो वो ड्रॉ कर लोगे। सबसे कोलॉजी में तो हमें फिर नाम ही पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर से तो मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिर इसमें हमारी ट्रिक है कि एक नीमो नाम की लड़की थी, नीमो की एक मूवी भी आई थी, फिश की, एक मछली होती है उसका नाम नीमो होता है। ठीक है, तो ऐसी नीमो नाम की लड़की थी, तो वो सोते हुए सपने देखती थी। और सोते हुए कैसे सपने देखती थी कि वो ईंटों के महल में, जिसमें एसी लगा हुआ है, या फिर ईंटों के महल में एसी का ढोकला खाती थी। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है। क्या है? नीमो नाम की लड़की थी, वो ईंटों के महलों में, और महलों को मैं ऐसे लिखता महलों में क्या करती थी? एसी का ढोकला खाती थी। ठीक है, तो नीमो से हो जाएगा, नीमो स्लाइड। ठीक, ईटो से हो जाएगा आपका, ईटो लाइक, मेलो से हो जाएगा आपका, मेलो सीखे हैं, एसी क्लो, तो इसमें आपका डाइक्लोफेनाक, तो बहुत फेमस है, गर्मी में काफी लोग यूज करते हैं डाइक्लोफेनाक को, मेफ्टाज मेफेनिक एसिड डाइक्लोफेनाक हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक्स आपको हर जगह यूज करनी होगी, ड्रग्स के नेम्स में, और पता नहीं मतलब पूरी की पूरी उसमें बहुत जगह आपके काम में आएगी। ठीक है, और उसमें हमको कुछ अजीबोगरीबी सोचना होता है, ताकि माइंड उसको लंबे समय तक ध्यान रख पाए। एक तो या तो लार्ज, कलरफुल, ठीक है, मूविंग, मतलब कोई चीज रनिंग में हो, है ना,
जैसे यहाँ देखो, ये बिल्कुल एक रनिंग में स्टोरी है कि सपने में देखा ईंटों का महल था, उसमें महल में फिर औसी का ढोकला खाया। एक कंटिन्यूटी में एक स्टोरी चलती रहती है ना। और महल लार्ज हो, कलरफुल हो। अब यहाँ पे कोई भी एक और ड्रग होती, तो अगर उसका नाम में कोई कलर आ रहा होता तो वो मैं ऐड कर देते। तो वो आपकी खुद की इमेजिनेशन है ना, आप अपनी खुद की इमेजिनेशन का कितना यूज कर पाते हो, है ना। ये कंसेप्ट तो आप समझ ही लोगे, ठीक है। लेकिन आपको कितने टाइम तक, लंबे समय तक अगर उनको याद रखना है ना, तो ट्रिक्स के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वो सबकॉन्शियस माइंड में किसी ना किसी कोने में बैठ ही जाएंगे, और फिर ऑप्शन देख के सीधा क्लिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रीफरेंशियल फोक्स ट्यूनिंग होता है। उसके बाद आपकी फोर्थ जो लास्ट कैटेगरी है, वो हो जाएगी आपकी नॉन सिलेक्टिव। आवाज वगैरह सभी को आ रही ना? यस सर। ठीक है। तो इसके नाम में ही आ रहा है आपको क्या, नॉन सेलेक्टिव। यानी कि किसी के लिए प्रिफरेंशियल नहीं है, सेलेक्टिव नहीं है, नॉन सेलेक्टिव है। कोक्स वन को भी, कोक्स टू को भी, और कोक्स थ्री को भी, सबको भी लोग करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो आपकी पहली जो क्लास है इस कैटेगरी में, वो है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव। ठीक है। तो इसमें प्रो आ रहा है, तो प्रो वाली जितनी भी ड्रग्स होंगी वो सारी की सारी जनरली इसी में आएंगी। ठीक है। कौन कौन सी है, जैसे आइबुप्रोफेन, दूसरी आपकी नेप्रोजेन, एक इसमें प्रो है, इसमें भी प्रो है। उसके बाद आ गई आपकी फ्लूरिप्रोफेन, इसमें भी प्रो है। और कीटोप्रोफेन। ठीक है, इसमें भी प्रो है। ठीक है। तो जिन जिन ड्रग्स में आपका प्रो प्रो आता जाए, वो आपके किससे बिलोंग करेंगे, आपकी प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव से बिलोंग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सैलिसाइलेट। सैलिसाइलेट बोल लो या फिर सैलिसाइक्लिक एसिड डेरिवेटिव बोल लो। एसिड डेरिवेटिव। ठीक है। तो इसमें आपकी एक ही ड्रग है, वो है एस्पिरिन। नेक्स्ट आपकी क्या नाम है, फिनामिक्स। ठीक है। इसका एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव। इसमें आपकी मीफेनिमिक एसिड मेफ्टाज के नाम से आती है। मीफेनिमिक एसिड। फिर फोर्थ पे आपकी इनोलिक एसिड डेरिवेटिव। पायरोक्सी के और टेबल के हैं। ठीक है। इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है
ये इनोलिक एसिड डेरिवेटिव आ रहा है इनो। ठीक है। आप इनो लेने गए कहाँ पर, मेडिकल स्टोर पर। मेडिकल स्टोर पर आप इनो लेने गए और वहां पर लगा हुआ था कैमरा। ठीक है। तो जिन जिन ड्रग में की लास्ट में कैमरा आ जाए, कैम आ जाए, ठीक है, तो वो आपकी बिलोंग करेगी इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है। मिलोक्सिकैम में भी है, पर उसके लिए हम ऑलरेडी ट्रिक बता चुके हैं कि ईंटों के मैलों में वो एसी का ढोकला खा रही थी, एसी में ढोकला खाते जो भी है। ठीक है। तो इसमें ये है, आप इसके बस उसमें आता है, एंड देन फिर इन दो टू ड्रग्स में पीछे कैम कैम आता है। ठीक है। तो इसमें ट्रिक है कि इनो लेने गए हम मेडिकल स्टोर पर, वहाँ कैमरा लगा हुआ था जो हमको नजर रखे हुए थे। तो फिर पैरोक्सिकैम और इनोक्सिकैम। ठीक है। फिफ्थ कैटेगरी हमारी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। एंडोमेटासिल। तो इसमें देखो एसी एसी आपको दिख जाएगा इजीली। एसी, यहाँ में एसी था। कीटोल है, यहाँ में एसी। ठीक है। एक्स मैग्नेटो। रिबन एसिड। ठीक है। ये आपकी फिफ्थ कैटेगरी है। उसके बाद आपकी लास्ट, लास्ट आएगा जोनोन डेरिवेटिव। फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन। अगेन इसके इसको भी रेड से लिख लेना आप लोग। ये खोज करती है आपकी बोन में केस में। ठीक है। ये भी करंटली यूज नहीं होते। प्रोफाइल तीन हो जाए। ठीक है। तो ये आपके टोटल 6 क्लास आ गई आपके इसमें, फोर्थ कैटेगरी में, नॉन सेलेक्टिव फोक्स इनहिबिटर। ये इनका ना ही तो प्रेफरेंस रहता है, ना ही सिलेक्टिविटी रहती है। ये फोक्स वन, फोक्स टू, फोक्स थ्री सबको करती है। ठीक है। तो ये हुआ नोट सभी का। यस सर। नितिन सर ने जो टेस्ट वगैरह वो देने के लिए बोला था फार्मासेपियंस का, दिया किसी ने? सर मैं कल दूंगी, वो मेरा अभी एक टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुआ है। सर वो ऐप हम लोग में चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। किस किस के साथ इशू आ रहा है? यस सर, हम लोगों ने पहले से ही आईडी बनाई थी ना, तो वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो फिर से मतलब रीडाउनलोड भी किया, लेकिन वो
सर वो ना वो एक्चुअली नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है, ना ईमेल आईडी डालो वो भी नहीं कर रहा है। क्या लिखा है? सर उसमें इनवैलिड या तो बताता है, तो फिर बोलता है कि ऑलरेडी आईडी बन चुकी है इससे, अब उसको इंटर नहीं कर रहा है। हाँ तो उससे फिर ओपन कर लो, अगर ऑलरेडी आईडी है तो तो पासवर्ड वो भूल गई। ओपन ही नहीं हो रहा, उसमें लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। उसको 2-3 बार मतलब डाउनलोड किया, ऐप को डिलीट किया, बट वो सही नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ये अभी ऐप डाउनलोड करके रखा था। और सर जो सर ने समझ लिंक नहीं आ भी रहा। किया तो उस पे भी नहीं हुआ। हाँ तो सर सर ओटीपी बाकी ओटीपी भी नहीं आती है। प्रियंका तुम्हारा चल रहा है क्या? हाँ सर, वो लिंक सही चल रहा है। प्रियंका कैसे करा? चलो सर एक्चुअली उसमें अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो नया पासवर्ड उसमें दे देगा, अगर उसमें हाँ ईमेल आईडी। फॉरगेट कर लो दो। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो फॉरगेट सर कर वो लो, कर या दिया, फिर नहीं भी वो बनना। नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। नंबर दूसरा डालना पड़ेगा, पूरी आईडी ही चेंज करनी पड़ेगी, तभी वो शायद। हाँ तो फिर जब, हाँ यही यही सॉल्यूशन है, नंबर दूसरे डाल दो। घर में और भी फोन्स वगैरह होते हैं। हम तो 25-25 50-50 आईडी बना लेते थे, किसी एक उस पे थोड़ी ना बना रखे थे। घर वालों के नंबर किस लिए काम आएंगे? और एक ओटीपी तो चाहिए होता है बस, और क्या करना होता है? हम कौन सा अपलोड कर रहे हैं घर वालों के साथ? दूसरी आईडी डाल दो, दूसरा नंबर डाल दो, सिंपल। इतना क्या सोचना है? देविया तुमने ट्राई नहीं किया? सर किया। फिर क्या हुआ? सर मेरा चल रहा है, अभी टेस्ट वाला नहीं दिया और मेरे में ओपन हो गया है। दिव्या का भी चल रहा है, प्रियंका का भी चल रहा है, कोमल को और दिव्यांशी को इशू आ रहा है। हाँ यस सर। कोमल तुमको क्या इशू आ रहा है? सर मुझे भी यही इशू आ रहा है, मेरे में भी वो ऐप चल नहीं रहा है। और सर जो सर ने लिंक भेजा ऑलरेडी तब हो रहा था। इसीलिए ऐसा हुआ है, क्योंकि आईडी हम लोगों की बन चुकी है उस पे, अब वो नंबर नहीं चलेगा वहाँ, सब न्यू करना सर एक पड़ेगा। बार मैंने भी हाँ बनाया था तो उस पहले तो जैसे मैंने कोई नाम। भी हमारी साइट है, हाँ कोई भी हमारी साइट है, ऐप है, अगर हम उसमें फिर से रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसको साइन इन बोला जाता है, तो हम फिर से हम रजिस्ट्रेशन करते हैं या न्यू यूजर करते हैं या साइन इन करते हैं, और ऑलरेडी हम उससे पहले बना चुके हैं, तो उसको भले ही तुम 100 बार डाउनलोड कर लो, वो भी यही दिखाएगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है? और उसके लिए हम वैसा करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम वैसा करने की कोशिश इसलिए करते हैं, या तो हम पासवर्ड भूल चुके हैं, हम फिर से साइन इन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम लॉगिन और साइन इन में कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि लॉगिन क्या है साइन इन क्या है, तो तब ऐसा दिखाता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो लॉगिन करो, और आपको आईडी पासवर्ड पता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉगिन करो, आईडी डालो, पासवर्ड भूल गए हो, फॉरगेट पासवर्ड करो, वो आ जाएगा। और जैसी आपके साथ इशू आया है ओटीपी वाला, वो मेरे साथ भी आया था। मैं भी अभी मुश्किल से 10-15 दिन पहले ये फार्मर्स अटेंडेंस का वो लॉगिन ओटीपी की कोशिश कर रहा था, तो ओटीपी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैंने सुबह ट्राई किया, नहीं आ रहा था, फिर मैंने दोपहर को ट्राई किया, वो नहीं आ रहा था, मैंने शाम को फिर से ट्राई किया तो आ गया। और इन सब के अलावा अगर नए सिरे से नए नंबर से नई ईमेल आईडी बनानी है तो वो भी कर सकते हो। दिव्यांश दिव्यांश और कोमल को पहले वो समझ में आया? बता दिया। सर हम लोगों ने ऐप को डिलीट नहीं किया था, वो ऐप जब सर ने हम लोग को आईडी बनवाया था तब वो ऐसे ही था। बीच बीच में हम लोग ओपन करते थे, उस दिन हम लोग किए तो फिर हुआ ही नहीं ओपन ही। नहीं, दिव्यांश ने बोला उसने फिर से वो करके डी डाउनलोड किया, फिर से डाउनलोड किस लिए बोल रहा था? सर मैंने भी वही किया था, मतलब दोबारा मैंने डाउनलोड किया तो मैंने सोचा कि अच्छा नाम चेंज कर दूं, क्योंकि ये होता है कि सब बोलते हैं कि जैसे आपसे हम कोचिंग पढ़े तो अदर जगह कोचिंग में ऐसे अपनी पर्सनल मतलब ये आईडी वगैरह ना डाले, दूसरा चेंज करके डाले। तो मैं डाल रही तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जैसे मैंने अपना रियल नेम डाला तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। अरे वो तुरंत एक्सेप्ट इसके लिए इसलिए कर लिया होगा ना, क्योंकि वो आईडी एक्टिव होगी। और जो तुम कुछ भी आईडी डालोगे वो थोड़ी ना उससे चलेगा, वो जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी वो आईडी तो उससे चलेगा कैसे?
सर अभी 10 दिन पहले सब सही था, 10 दिन के बाद ये सब हुआ है, नहीं तो खुल जाता था ऐप। ठीक है, दिव्या का प्रियंका का तो चल रहा है। ठीक है, लास्ट टाइम कब ट्राई किया था तुम लोगों ने दिव्यांशी और में? सर जब सर ने वो टेस्ट के मतलब टॉपिक्स भेजे थे ना, तो मैंने चेक किया कि नेक्स्ट टेस्ट किस दिन है, क्योंकि वो 25 वाला तो टेस्ट हो चुका है। फिर मैंने ओपन किया 2 दिन बाद, तो वो ओपन ही नहीं हो रहा है उसमें। ठीक है, आज फिर से ट्राई करना, और जो भी आए उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डालना, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा आगे क्या सर मैंने करना है। नितिन सर को बोल दिया है, वो बोले किसी दिन क्लास लेंगे तो बताते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, मतलब वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है? तो कैसे भी हो गया। ठीक है, फिर आगे। ठीक है, स्क्रीन से भी तो दिख रही है। यस सर। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे, जो जो हमारी काम की चीजें हैं एनसेट्स में। अभी हमने क्लासिफिकेशन देखेंगे देखी थी। अभी एकदम इस ब्रीफिंग में, यानी कि इसमें एक समरी टाइप में रहेगा कि हमारा बेसिकली एनसेट्स में वो किस किस पर्पज से, उसका क्या क्या मेन मेन फंक्शन है, ठीक है? उसके बाद फिर देन सारी ड्रग्स के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारा पैरासीटामोल और एस्पिरिन है, ठीक है? तो देखते हैं आज जहां तक है पैरासीटामोल हो जाएगा जहां तक है, रिमेनिंग फिर हम अपनी है तो परसों वाली क्लास में कर लेंगे, या फिर अपकमिंग क्लास में कर लेंगे, कल नितिन सर क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला एक्शन है हमारा एनसेड्स की, अगर हम बात करें तो एंटीपायरेटिक, ठीक है? अब एंटीपायरेटिक में, पायरेटिक का मतलब हम जानते हैं कि पायरेटिक यहाँ पे पायरोजन से है, ठीक है? पायरोजन की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दूसरा हमने बताया था हाइपोथैलेमस, कि हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ठीक है? तो इसका पहला एक्शन हमारा हो गया एंटीपायरेटिक। अब यहाँ पे हमको जो, यानी कि ठीक है वो भी हम मेंशन कर लेते हैं कि भाई बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको डाउन करता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये हमारे बढ़ा हुआ टेम्परेचर को कम करता है। तो क्या अगर इसको कोई नॉर्मल इंसान ले, जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं है, नॉर्मल है, तो क्या ये उसको भी कम कर देगा? बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा, ठीक है? तो उसके लिए लिखेंगे नो हाइपोथर्मिया इन नॉर्मल पेशेंट। नॉर्मल पेशेंट में हमारी जो ड्रग है, एनसीड्स की जो ड्रग्स हैं, वो हाइपोथर्मिया कोज नहीं करेगा। थर्मिया मतलब टेम्परेचर, और हाइपो मतलब कम, ठीक है? तो नो हाइपोथर्मिया, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं करेगा। दूसरा आता है कि चलो ये तो नॉर्मल हो गया, कि जब हमको लू लग जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। तो बताओ, अभी ये हीट स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर कम करेगा कि नहीं करेगा? नो बोलो। सर। नहीं करेगा, ठीक है? तो आंसर ये है कि जो ये एंटीपायरेटिक एक्शन जो शो हो रहा है, एनसीड्स का जो एक्शन है जो ये शो करता है, वो केवल और केवल इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना, ये केवल उसको कंट्रोल करता है, उसको ब्लो करता है, ना कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से।
तो हीट स्ट्रोक हमारा ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से लू लगना, ठीक है, तो उसको भी नहीं करेगा। और नॉर्मल पेशेंट में वो हाइपोथर्मिया भी कोज नहीं करेगी, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा एंटीपायरेटिक। फिर दूसरा हो गया हमारा एनाल्जेसिक, ठीक है। तो वो हमको पता है कि हमारा किसकी वजह से होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। तो पीजीस यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन कोज हाइपर एल्जेसिया, हाइपर एल्जेसिया कोज करता है। और जो हमारी एनसेड्स है वो क्या करती है, इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को ही रोक देती है। एंड रिलीव पेन, और पेन से हमें छुटकारा दिलाती है। ठीक है, कैसे, कोक्स 1 कोक्स 2 कोक्स 3 इनको ब्लॉक करके। और ये जो हमारे एंजाइम्स हैं यही प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस हो गया। उसके बाद है, हाँ एक चीज और, हमने जब प्रोस्टाग्लैंडिन के जो एक्शन देखे थे, तो उसमें जब यूटेरस पे जो एक्शन देखा था उसमें PGE2 के साथ साथ I2 और मेंशन कर देना, ठीक है। उसमें उसके, हाँ, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए E2 का मेजर रोल है, और पेन के लिए I2 का ज्यादा रोल रहता है, ठीक है। तो I2 में आई थिंक नहीं लिखवाया था, उसको भी ऐड कर लेना यूटेरस के एक्शन पर, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन कौन कौन से, PGE2 और PGI2। तो एंटी पायरेटिक एनाल्जेसिया, फिर हमारा एंटी प्लेटलेट एक्शन। इसमें जो एनसेड्स है, इनहिबिट बोथ PGI2 MTX8। अब बताओ PGI2 में और A2 में ब्लड की क्लोटिंग कौन करवाता है और इनहिबिट कौन करवाता है? सर थ्रोम्बाइट आवाज ही TX8 कट गई। क्लॉटिंग करवाता है और PGI2 इनहिबिट करवाता है। ठीक है, तो हमारा एंटी प्लेटलेट एक्शन के लिए जो एनसेड थे दोनों को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपका एंटी इंफ्लेमेटरी। सर एस्प्रिन एंटीप्लेटलेट इफेक्ट देगा? बिल्कुल देगा वो, एंटी, हाँ बिल्कुल देगा, वो ब्लड को थिन करता है। वो एस्प्रिन का भी आप बताएंगे, हम आपको चिंता मत करो। वो पहले पैरासीटामोल, उसके बाद में एस्प्रिन, दो मेन सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है जिनके बारे में हमें काफी कुछ पता होना चाहिए। तो आज आपका पैरासीटामोल हो जाएगा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में जो पेन होता है उसके लिए एक हमारा टर्मिनोलॉजी है, टर्म है, उसको हम बोलते हैं डिसमेनोरिया, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ड्रग्स हैं, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले तो लिख देंगे इसके आगे,
प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एक मिनट, नोट कर ले सभी ने। यस सर। ठीक है, डिस मेनोरी, तो इसकी एक टर्म यूज होती है हमारी, क्या, डिसमेनोरिया। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स are responsible for hyperalgesia। तो जो हमारी ड्रग्स यूज होती है वो एक तो मैथमेटिक एसिड, और दूसरी आपकी एस्पिरिन। ठीक है, तो क्राइम के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन मेजर रोल प्ले करता है आपका, वो है PGI2। ठीक है, डिसमेनोरिया के बाद आपका PDA या फिर PAD, जो हम बता रहे थे, पेटेंट आर्टेरियोसिस डक्टस। ठीक है, तो जो दिल में छेद हो जाता है उसके रीजंस होते हैं काफी, उसमें से एक रीजन ये भी है, हम जो बता रहे थे कि फीटस का हार्ट प्लेसेंटा के थ्रू मदर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो पहले वो ओपन होना चाहिए बिफोर डिलीवरी, लेकिन आफ्टर डिलीवरी वो क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे, अगर वो ओपन रह जाता है, ठीक है, तो उसको क्लोज करने के लिए डक्टस को क्लोज करने के लिए जो ड्रग यूज होती है हमारी, एनसेड्स एंडो मथासी, एस्प्रिन। और जो इसके ओपन रहने के लिए जो आपका नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन में जो बॉडी में पाया जाता है उसका क्या नाम है, एल्प्रोस्टाडिल। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल है कि वो जब एक्टिव रह जाता है तो वो ओपन रह जाता है हमारा। ठीक है, और उसको क्लोज करने के लिए ये ड्रग प्रेफर की जाती है। ठीक है, लास्ट है फिर पार्चुरेशन। सेट्स डिले द डिलीवरी। ठीक है, तो एनसीड्स को अवॉइड किया जाता है। ठीक है,
क्योंकि हमने देखा था कि डिलीवरी के लिए यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है, और यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन में PGE2 का रोल रहता है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन है। अगर हम उन्हीं को ब्लॉक कर देंगे तो डिलीवरी में इशू आ सकता है। तो अगर ऐसा एनसिड्स के इफेक्ट की वजह से ऐसा अगर होता है तो उसमें क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, PARTURATION। ठीक है, ये नोट किया सभी ने? यस सर। सर ये एल प्रोस्टाडिल ये नेचुरल होता है क्या? हाँ, ये एंडोजिनस है, नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट होता है। तुम कब आए आदित्य? हमारी सीधी सर आ गया। आवाज ही आती है क्लास की 15 एंडिंग में। मिनट हो गया। 15 मिनट झूठ बोल रहे हो? नहीं सर 10 मिनट हो गया। पूछू पूछू जो पढ़ाया। सर अभी तो यही बस आपने यही वाला स्टार्ट क्या? किया था। अच्छा, ये 15 मिनट से यही चल रहा है? इतना क्या स्लो सर? पढ़ा रहा हूँ क्या मैं आज? किधर गायब रहते तुम, क्लासेस वगैरह में नहीं रहते? सर वो घूमते ही आज रहते तो हो इधर कहीं उधर, आया, हाँ? आज कहीं आया हुआ था और पिछले हाँ, कुछ तुम दिन जनरली इधर वैष्णो उधर देवी। ही आते जाते ही रहते हो। नहीं वैष्णो देवी गए थे, वहां टावर नहीं आता, सर को बताया था, नितिन सर को। अच्छा, प्रसाद तो नहीं भिजवाया तुमने? सर लेके वैष्णो आ देवी जाता गए ना, थे? बताओ। चलो, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, तुम लोग पैरासीटामोल, ठीक है, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हमारा पैरासीटामोल, ये कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो पैरासीटामोल के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो? एक बार फटाक से, कोई भी जानते हो, कुछ भी जानते हो, फटाक से बताओ, पैरासीटामोल के बारे में क्या पता है आप लोगों को? पेन किलर है, एक्ट करता है ठीक पेन है, किलर की तरह। ठीक है। और सर एंटीपायरेटिक है। ठीक है, और इसकी हमने स्टार्टिंग की कैटेगरी में भी हमने बताया था कि ये जो एंटीपायरेटिक और विद एनाल्जेसिक भी है, पायरेटिक भी है, विद पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन, क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था ना, जब क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, है ना? यस सर। यस सर। इस साइड में इसका स्ट्रक्चर को हम कर देते हैं, हाँ, इम्पोर्टेंट है इसलिए। और इसका एक डेरिवेटिव भी आया था मार्केट में, जो आगे चल के बैन हो गया था, ये भाई साहब, इन भाई साहब को फेम पाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए फिर ये सीधा कुछ ज्यादा ही फेम पानी बैन हुआ। इन जो साइड इफेक्ट जो कोज करता है वो है नेफ्रोपैथी। नाम है इनका फेनासिटीन। फेनासिटीन। तो ये फिलहाल बैन है अभी, ठीक है, बस पता होना चाहिए कि ये क्या, कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है इतना। ठीक है, नेफ्रोपैथी, नेफ्रो जहां आ जाए समझो, नेफ्रोन यानी कि किडनी से रिलेटेड है ना। तो अब आप वहां पे सिर्फ नेफ्रोपैथी ढूंढने मत बैठ जाना, नेफ्रो से समझना नेफ्रोन, नेफ्रोन से किडनी, नहीं किडनी से, किडनी डैमेज, किडनी से रिलेटेड, या फिर रिनाल भी हो सकता है, पता होगा ना। रिनाल, किडनी, नेफ्रो, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोन, वो सब किडनी से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी समझ आओ, फेनासिटिन की बात चल रही है, जो पैरासीटामोल का डेरिवेटिव था। ठीक है, पहली चीज फेनासिटिन हुआ। ठीक है, सेकंड हो गया इसके बारे में इम्पोर्टेंट,
सुलिडेक, इसी की प्रोड्रग रहती है, प्रोड्रग ऑफ पैरासीटामोल। प्रोड्रग फॉर पीसीएम। कभी सुलिडेक देख के घबरा गई, तो कभी पढ़ाएंगे, वो पैरासीटामोल का ही प्रोड्रग है। ठीक है, उसके बाद जैसा कि हमने देखा, ये हमारा नॉन सिलेक्टिव में भी नहीं आता, पेरेंशियल प्रिफरेंशियल में भी नहीं आता, ठीक है, और सेलेक्टिव में भी नहीं आता, इसकी अलग कैटेगरी है। ठीक है, फिर भी मोस्ट प्रोमिनेंट अगर एंजाइम की बात की जाए, कोक्स 1, कोक्स 2, कोक्स 3, तो ये हमारा जो पैरासीटामोल है ये ब्लॉक करता है कोक्स 3 को। और कोक्स 1, कोक्स 2, कोक्स 3 की जब हमने बात की थी, तो कोक्स 3 के बारे में हमने देखा था, वो डायरेक्टली लिंक है किसके साथ, फीवर के साथ, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, पायरोजन को बढ़ाने के लिए, हाइपोथैलेमस को जो रेगुलेट करता है, उसको भी वो क्या बोलते हैं, उसको डिसरेगुलेट कर देता है, मतलब उसके साथ इंटरफेयर करता है। रोल जो रहता है वो कोक्स 3 का ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली, मोस्ट प्रोमिनेंटली हो फीवर के लिए ही, फीवर के उससे ही पॉइंट से ही यूज करते हैं, है ना। बट एनाल्जेसिक इफेक्ट भी बहुत अच्छा खासा इसमें रहता है ना। इसलिए मेरे घर पे तो मेरे पेरेंट्स वगैरह अगर खेत वगैरह में काम करते हैं, तो अगर फीवर भी नहीं है, उनको पूरी बॉडी में बदन दर्द हो रहा है, थकावट लग रही है, तो ले लेते हैं। और ये काम करता है, काम करता है, उसके लिए वर्ड है, टर्मिनोलॉजी एक बहुत अच्छी, उस पेन के लिए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मस्क्यू स्केलेटन पेन। ठीक है, मस्क्यू स्केलेटन, यानी कि लिगामेंट्स में, जॉइंट्स में, मसल्स में। ठीक है, वो सब आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही में आपका ये काम करता है आगे ओस्टियो अर्थराइटिस। ओस्टियो अर्थराइटिस, ओस्टियो से मतलब यहाँ मतलब बोन, और अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन। अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। ठीक है, और ओस्टियो से यहाँ मतलब है आपका बोन से। ठीक है, और ओस्टियो अर्थराइटिस का क्या मतलब होता है कि जो बोन्स होती है, उनकी जो एंडिंग्स होती है, एंडिंग्स में जो प्रोटेक्टिव जो टिश्यूज होते हैं, वो प्रोटेक्टिव टिश्यू घिसने लग जाते हैं, है ना, उनका वो वियर डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वियर डाउन, वियर डाउन मतलब घिसना, घिसने लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं, वहां इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। ठीक है, तो ये आपका मतलब होगा ओस्टियो अर्थराइटिस से। ठीक है, तो ओस्टियो अर्थराइटिस में भी पीसीएम ले सकते हैं, वो एक्टिविटी दिखाएगा, एक्शन शो करेगा। और दूसरा आपका हो गया मस्क्यू स्केलेटन पेन। ठीक है, सर दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, वो सब। ठीक है, और बाकी फीवर के लिए तो कोक्स 3 को ब्लॉक कर रहा है, इनहिबिट ब्लॉक कर कोक्स 3 इनहिबिट। ठीक है, तो आपका एंटीपायरेटिक की जो हम बात कर रहे थे, वो भी कवर हो गया, ये कोक्स 3 को इनहिबिट कर रहा है क्योंकि। ठीक है, और एनाल्जेसिया की बात कर रहे थे, तो हमारा वो भी कवर हो गया, दोनों पॉइंट कवर हो गए मेन, हमारा एंटीपायरेटिक भी। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेंगे, एंटी पायरेटिक। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना एनाल्जेसिक। ठीक है, ये हो गया आपका मस्क्यूस्केलेटल पेन, इसमें आपकी मसल्स, लिगामेंट्स वो सब कवर होंगे। ठीक है, तो ये नोट किया अभी फिलहाल सभी ने। यस सर। ठीक है, उसके बाद पैरासीटामोल के बारे में जो बात आती है, वो आती है
कि ये पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्यों देता है। बॉक्स 3 को कर रहा है, स्टिल ये पुअर इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्यों दे रहा है। तो उसके पीछे कारण है पैरासीटामोल का इनएक्टिव हो जाना, इनएक्टिवेशन हो जाना। वो कैसे होते हैं, वो होते हैं पर ऑक्साइड की वजह से। कहानी को मुझे पीछे से स्टार्ट करना चाहिए था, विलन को मुझे लास्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। मुझे बताना चाहिए था स्टोरी को पीछे से कि साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि जो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन होती है वहां पर हमेशा प्रेजेंस होती है पर ऑक्साइड की। पर ऑक्साइड मैंडेटरी है, कंपलसरी है। पर ऑक्साइड्स आपके रहेंगे ही रहेंगे साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर, जहां पर भी सूजन होगी इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है। अब बुरी बात हमारे साथ, हमारे पैरासीटामोल के साथ ये हुई कि पर ऑक्साइड बाकी सभी ड्रग्स को तो इनएक्टिवेट नहीं कर पाता, लेकिन पैरासीटामोल को ये कर देता है इनएक्टिव। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पर हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा प्रेजेंस ऑफ peroxide, प्रेजेंस ऑफ peroxide। और जो प्रेजेंस ऑफ peroxide है, अब ये क्या करेगी, ये करेगा इनएक्टिवेट्स द पैरासीटामोल, पैरासीटामोल को इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से हमको पैरासीटामोल का इफेक्ट साइट ऑफ इन्फ्लुएंस में देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं, thus therefore there is no effect of paracetamol at the site of inflammation। नोट किया सभी ने? यस सर। ठीक है। अब बारी आती है इसकी डोजिंग की, उसके बाद इसके मेटाबॉलिज्म की, और उसके बाद फिर इसकी टॉक्सिसिटी की। ठीक है। तो पहले हम बात करते, अच्छा ठीक है, ये हम और लिखेंगे इसके बारे में कि काफी ड्रग्स के साथ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इश्यूज होते हैं कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को, मदर को नहीं दे सकते। लेकिन पैरासीटामोल के साथ अच्छी बात यह है कि पैरासीटामोल कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट मदर। And second thing, it can also be given to children. It can also be given to children। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो चिल्ड्रन कौन से यहाँ पर के, उनकी भी कोई एक एज होगी भाई, 2 महीने का बेबी, 4 मंथ्स का, 1 ईयर का, 2 ईयर का। तो इसमें है कि अगर जो हमारा इमेच्योर बेबी होता है, ठीक है, और इमेच्योर बेबी का हमें पता कैसे चलता है, जैसे मान लो आज डिलीवरी हुई तो हमें कैसे पता चलेगा कि मैच्योर है इमेच्योर है। वो हमको पता चलेगा उसके वेट से। ठीक है। अगर वेट आपका 2 kg से कम है, ठीक है, बेबी का 2 kg से कम है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं इमेच्योर। तो उसके लिए बेबी को रखा जाता है यहाँ, वेट ऑफ बेबी, चिल्ड्रन, वेट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी।
ठीक है। अगर वो 2 kg से कम है तो उसको हम कंसिडर करेंगे इमेच्योर। ठीक है। उसके लिए फिर उसको रखा जाता है निक्कू, उसको बोलते हैं NICU, यानी कि न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, या चाहो तो आप उसकी फोटो गूगल वगैरह में भी देख सकते हो कि काउच का एक कवरिंग होती है, ग्लास की कवरिंग होती है। ठीक है। उसके अंदर का जो टेम्परेचर रहता है उसमें एकदम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहता है उसमें। ठीक है। ऑक्सीजन भी बराबर मात्रा में रहती है। ठीक है। और बाहर के इन्वायरमेंट से उसको अलग रखा जाता है बेबी को। ठीक है। और ड्रॉइंग करने वाला मैं। ठीक है। तो उसको NICU, न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट उसको बोला जाता है। ठीक है। वो उस चीज की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे थे कि यदि छोटू बेबी, जो छोटा बेबी है, चिल्ड्रन है, वो अगर 2 kg से अगर कम का है तो उसको हम इमेच्योर कंसिडर करते हैं। तो उस केस में उसको पैरासीटामोल नहीं दी जाती, पैरासीटामोल नहीं दी जाएगी। ऐसे करके अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना कि इमेच्योर बेबी को पैरासीटामोल नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसके अलावा यदि 14 ईयर से कम का अगर चिल्ड्रन है, अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, लेस देन 14 ईयर, उसके लिए जो डोज है वो है 325 mg, 14 ईयर से कम। ठीक है। लेकिन बिल्कुल चिल्ड्रन की अगर बिल्कुल 14 ईयर से भी कम और छोटे की बात करें तो उसके लिए फिर हमारी जो डोज रहेगी वो रहेगी हमारी 125 mg। अगर मैच्योर बेबी है तो आपका, तो उसके लिए डोजिंग जो हमारी रहेगी वो रहेगी 125 mg। ठीक है। उसके बाद फिर जब वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो उस केस में फिर 325 mg हम दे सकते हैं। ठीक है। और न्यू बोर्न बेबी, न्यू बोर्न, इसको न्यू बोर्न बोलेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमारे 125 mg रहेगा। ठीक है। और उससे थोड़ा सा बड़ा, और 14 से थोड़ा बीच का से रहेगा, ठीक है, समझ आओ, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, तो उसके लिए फिर 325 mg रहेगी। ठीक है। तो ये तो हो गई, हमने बात कर ली इसके बारे में, चिल्ड्रंस के बारे में, बच्चों के बारे में। ठीक है। अभी बात करते हैं बड़ों के बारे में, अडल्ट के बारे में। ठीक। नोट कर लिया ना सभी ने? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अब रिसर्च के पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, उसके पीछे का बेसिस क्या है ना, कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट अभी बताऊंगा 5 मिनट के अंदर अंदर। बट फिलहाल अभी सिर्फ इतना देखो कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च क्या पाया गया कि 4 ग्राम ऑफ पैरासीटामोल, ठीक है, विद इन 24 आवर, वो हमारे लिए सेफ है, विद इन 24 आवर्स। ठीक है। अब आपको जैसे मालूम होगा कि किसी भी चीज की हमको जब लिमिट होती है तो हम लिमिट से थोड़ा कम ही रखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जितना हम कम रखेंगे लोग उससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ट्रेन वगैरह में उसमें भी लिमिट वगैरह, लिफ्ट वगैरह की लिमिट देखोगे, मान लो लिफ्ट में अगर लिख रखा है उन्होंने कि 15 पीपल्स ही एक बार लिफ्ट में चढ़ सकते हो, तो एक्चुअली में उसकी 18 होगी, लेकिन उन्होंने 15 लिख रखा है, क्योंकि उनको पता है लोग मानने वाले तो है नहीं,
15 लिखा है फिर भी ज्यादा हो जाएंगे, तो ज्यादा भी जाएंगे फिर भी एक डर तो रहेगा कि लिमिट को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो मतलब जितनी भी लिमिट होती है उससे कम ही बताया जाता है, लोगों को ध्यान में रखते हुए कि लोग इतने समझदार नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम जैसे पैरासीटामोल को मेटाबोलाइज करने का जो काम करता है, वो तो सभी ड्रग्स को ऑब्वियस सी बात है लीवर ही करता है, लेकिन स्पेसिफिकली पैरासीटामोल के मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो एक माइनर मेटाबोलाइट बनता है जिसका नाम होता है NABQI, ये एक माइनर मेटाबोलाइट होता है। माइनर यानी कि बहुत कम बनता है, लेकिन अगर हम बार बार फ्रिक्वेंटली पैरासीटामोल लेते ही रहेंगे तो फिर ज्यादा भी बनने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था लीवर की। ठीक है, कि ऑफ कोर्स लीवर सभी ड्रग्स को ही मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, लेकिन पैरासीटामोल के लिए जिस एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हमको पड़ती है उसका नाम है हमारा ग्लूटाथायोन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी की अगर हम बात करें तो वो कम से कम 10 ग्राम तक पैरासीटामोल को पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म करने में सहायता कर सकता है। वो मैं क्या बता रहा हूँ वो भी अभी समझ में आएगा, बस थोड़ा सा रुको। पर डे। ठीक है, लेकिन हमको लिमिट कितनी बताई गई है? यूएस एफडीए के द्वारा, है ना, साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है, रिसर्च के द्वारा, ठीक है, क्या बताई गई है कि 4 ग्राम तक हमारे लिए सेफ है। ठीक है, बट रियलिटी क्या है? 10 ग्राम तक। ठीक है, और वो 4 ग्राम क्यों बता गया है? उन लोगों को देखते हुए क्यों? क्योंकि जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनके लिए जो ये लिमिट है वो घटकर हो जाती है 5 ग्राम तक, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने लिवर को डैमेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टोरी की फॉर्म में बताता हूं मैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमको ऑफिशियली जो यूएस एफडीए के द्वारा जो बताया गया है वो बताया गया है 4 ग्राम विद इन 24 आवर। ठीक है, और एक बार अगर किसी ने पैरासीटामोल ले ली, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी ली, तो उसके बाद जो इंटरवल होगा बीच का वो होगा 4 to 6 आवर के बीच का इंटरवल होगा। ठीक है, यानी कि एक बार में उसके बाद हमको इंटरवल देना होगा। मैं लिख देता हूँ इंटरवल बिटवीन सेकेंड डोज। ठीक है, तो सेकंड डोज का जो इंटरवल होना चाहिए वो हमारा एटलीस्ट 4 to 6 आवर के बीच में होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अडल्ट की डोजिंग की, है ना, अभी मैंने बच्चों की बात की थी, न्यूबॉर्न बेबी की बात की थी। ठीक है, तो जैसे ये लिमिट है 4 ग्राम, तो ये तो हमारे 24 आवर्स की है। ठीक है, पहले वो थी हमारी 1000 mg। ठीक, बाद में फिर उसको रिड्यूस करके किया गया 650 mg। 625 किया गया था, बट अभी 650 mg हमको पता है, डोलो आती है डोलो के नाम से। ठीक है, 650 mg, और 500 में हमारी नॉर्मल पैरासीटामोल आती है। ठीक है, तो पहले वो था 1000 mg। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में वो 1000 mg था, तो 6 आवर का अगर हम इंटरवल लगाएंगे, ठीक है, तो एक दिन में फिर 4 बार ली जा सकेगी। ठीक है, तो 1000 × 4, तो ये फिर आपको हो जाएगा 4000 mg, यानी कि 4 ग्राम। तो जो तो पहले हमारी ये 4 ग्राम थी, तब कब जब 1000 mg था। लेकिन अभी क्या है करंट में, यहाँ लिख देते हैं करंट, और ये अर्ली। पहले था, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी पहले था, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका करंट में रहेगा।
तो अभी की अगर हम बात करें, जो हमको बताया गया है अकॉर्डिंग टू WHO, USFDA, वो हमारा बताया गया है 2.5 ग्राम, यानी कि 2600 mg आएगा अप्रोक्स। अगर हम 650 की इंटू करेंगे 4 से, तो अप्रोक्स हमारा 2600 mg आएगा। तो यानी कि 2.5 ग्राम हो गई लगभग लगभग आपकी। ठीक है, अभी करंट में जो हमको गाइडलाइंस मिली हुई है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। तो इसमें किसी कुछ डाउट? नो सर। और इसमें लास्ट में एक नोट कर रही है कि इन सारी गाइडलाइन के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति, पर्सन, 10 ग्राम से ज्यादा पर डे में अगर पैरासीटामोल कंज्यूम कर लेता है, तो वो पहुंच जाएगा फैटल कंडीशन में, यानी कि मरने की कगार पर वो व्यक्ति पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ। तो 10 ग्राम यानी कि देखो, अभी 2.5 ग्राम आपका बैठ रहा है 4 टेबलेट से, 8 टेबलेट में बैठ जाएगा 5, और 16 टेबलेट में बैठ जाएगा 10, यानी कि वो व्यक्ति ने 16 गोलियां खा ली पैरासीटामोल की एक दिन के अंदर अंदर। तो उसके लिए फिर खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये नोट किया सभी ने? यस सर। नोट हुआ सभी का? ओके। यस सर। अब देखो, जो हम बात कर रहे थे हमारे एंटीऑक्सीडेंट की, यानी कि ग्लूटाथायोन की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, जिसका नाम होता है, चलो इसका मेटाबॉलिज्म होता, जो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासीटामोल, तो वो किस किस के थ्रू होता है? हमारा ये सूटिक्स में आता है, ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन, और दूसरा आता है सल्फेट कंजुगेशन। तो हमको पता है लीवर की से कोई भी ड्रग जब गुजरती है तो उसमें या तो कुछ ग्रुप्स ऐड कर दिए जाते हैं या कुछ रिमूव कर दिए जाते हैं, या तो उसकी पोलैरिटी को बढ़ाया जाता है या डिक्रीज किया जाता है। पोलैरिटी हो, सोल्युबिलिटी हो, या उसकी टॉक्सिसिटी हो, उसको लीवर के थ्रू होकर गुजरना होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जिन प्रोसेस के थ्रू होता है वो कौन कौन से हैं? हमारा ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन और सल्फेट कंजुगेशन। और हर ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हम अभी पैरासीटामोल की बात कर रहे थे। तो अभी जब पैरासीटामोल का मेटाबोलाइजेशन जब होता है, तो एक माइनर मेटाबोलाइट बनता है। ठीक है, उस माइनर मेटाबोलाइट का नाम है NABQI। उसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नेम है। फुल फॉर्म उसकी होती है एन एसिटाइल पैरा बेंजो क्यूनोइमीन। ठीक, ये भाई साहब क्या करता है, वो लीवर सेल से लीवर सेल से कोवालेंटली, कोवालेंट मतलब कोवालेंट बॉन्ड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, खैर वो सब जाने दो। हाँ, कोवालेंटली मतलब काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से पैक हो जाता है ना। कोवालेंटली बाइंड हो जाता है लीवर सेल से, एंड दैट में लीड टू नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ।
एंड अल्टीमेटली हेपेटोसिस, यानी कि नॉन इन्फ्लेमेटरी, लीवर खत्म होने लगता है आपका। ठीक है, काइंड ऑफ लीवर को डैमेज करता है। लीवर की सेल्स की जब डेथ हो गई तो फाइनली एवरीथिंग लीड टू हेपेटोसिस। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो ये आपका माइनर मेटाबोलाइट है NaBQ, इसका नेचर क्या, ये कैसी टॉक्सिसिटी शो करता है? हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी शो करता है, लीवर को डैमेज करता है। ठीक है, तो ये हमेशा बनता है, ये आपका जो माइनर मेटाबोलाइट है वो हमेशा बनता है। ठीक है, लेकिन इसके इफेक्ट से बचाने के लिए हमारे पास है, हमारे लीवर के पास एक एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम है ग्लूटाथायोन। अगर ये ग्लूटाथायोन हमारे पास ना होता, आज हम पैरासीटामोल को ना ले रहे होते। पैरासीटामोल की जगह कुछ और ड्रग होती है हमारे पास। ठीक है, आज हम पैरासीटामोल को अच्छे से कंज्यूम कर पा रहे हैं, मेटाबोलाइट कर पा रहे हैं, उसके फायदे का इफेक्ट उठा पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूटाथायोन की वजह से, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कि ग्लूटाथायोन ये क्या करेगा, इसके नीचे लिख लेना, ये डिटॉक्सिफाई करेगा। डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई द NaBQI, यानी कि जो NaBQI जो पहले टॉक्सिक था उसके साथ अटैच होके, ऐड होके, या बोल लो मॉडिफाई करके, उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, यानी कि उसको टॉक्सिक से नॉर्मल कर देगा, यानी कि फिर वो हमारे लिए टॉक्सिक नेचर का नहीं रहेगा। उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया किसने? ग्लूटाथायोन में। कैसे इसमें प्रेजेंट होता है? एसएच ग्रुप, थायोल। तो ये भी पता होना चाहिए कि ग्लूटाथायोन में थायोल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से वो NaBQI को डिटॉक्सिफाई कर पाता है। ठीक है, लेकिन बुरी बात यह है कि अप टू ए लिमिट ओनली। ऐसा नहीं है कि ग्लूटाथायोन के भंडार लगे हुए हमारे लीवर के पास कि कितनी पैरासीटामोल 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 16 गोली, 32 गोली खाए जाओ कुछ नहीं होगा, नहीं। अप टू ए लिमिट। और वो लिमिट क्या है? वो लिमिट हमको कहां से मिली? वो लिमिट हमको मिली यहां से, जिसमें हमने बताया कि वो 10 ग्राम के बाद फैटल कंडीशन होती है, तो वो लिमिट यहां से ही आई है कि ग्लूटाथायोन तब तक कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा जब तक एटलीस्ट 10 ग्राम तक पैरासीटामोल हम 24 आवर्स, एक दिन में कंज्यूम करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, तो वो जो लिमिट है वो है 10 ग्राम, इसलिए 10 ग्राम के बाद बताया गया है क्या? फैटल कंडीशन, कि अब वो डेडली हो सकता है, फैटल कंडीशन होता है। और जो हमको गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन में तो 2.5 ग्राम ही बताया गया है, 2.6 ग्राम, या फिर 2600 mg, जो हमारा कैसे कैलकुलेट होगा था, कैलकुलेट होकर आता है 650 mg। ठीक है, और बुरी बात एक इसके अलावा ये है कि जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, उस केस में जो लिमिट होती है वो घटकर हो जाती है 5 ग्राम। ठीक है, वो ऑलरेडी अपने लीवर को डैमेज कर चुके होते हैं, लीवर में जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहलिक पीपल्स के लिए भी लिख लेना कि अल्कोहलिक जो पीपल्स होते हैं उनके लिए जो ये लिमिट होती है वो होती है आपकी 5। ये नोट किया? यस सर। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि चलो ठीक है, हो गई गलती, अब क्या बच्चे की जान लोगे? यानी कि अगर कोई अल्कोहलिक पीपल है, उसने गलती से, या फिर किसी को आईवी के थ्रू भी पीसीएम पैरासीटामोल दी जाती है। ठीक है, मान लो डॉक्टर से गलती होगी, समहाउ समवे कैसे भी डॉक्टर ने, अच्छा हाँ वो मैंने नहीं बताया कि आईवी के रूट से, आईवी रूट से हम मैक्सिमम
एक बार में 1 ग्राम से ज्यादा पैरासीटामोल नहीं दे सकते। तो ये भी नोट कर लेना, ठीक है। ओरली तो हमने बताया 650 mg, ठीक है। और आईवी रूट से एक बार में 1 ग्राम तक ही हम दे सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं बात बोल रहा था कि हाँ ठीक है, हो गई गलती, अब आगे सॉल्यूशन तो बताओ। सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूशन हमारे पास एंटीडोट। अगर पैरासिटामोल की पॉइजनिंग हो जाए, और वो पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है नेचुरली हमारी बॉडी में ग्लूटाथायन की कमी हो सकता है हम कोई डिजीज हो, कुछ भी हो सकता है हम अल्कोहलिक हो, फॉर एनी रीजन हमको पैरासिटामोल से पॉइजनिंग हो गई, तो इसके लिए हमारे पास एंटीडोट है। उसमें हम लिखेंगे मेटाबॉलिज्म के बाद नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक तो नहीं बस एंटीडोट का नाम है, डेट्स इट। पॉइजनिंग हो पैरासिटामोल। उसके लिए हमारे पास एंटीडोट है, तो उस एंटीडोट का नाम है एल एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। तो एंटीडोट्स आपको बहुत सारी पॉइजनिंग की है, वो सब आपको याद करना होगा। बीच में जब जब चैप्टर आएगा, तो जैसे अभी पैरासीटामोल के बारे में बताया, तो उनके बारे में बताएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन आपका काम क्या है कि जो जो ये कुछ अलग से स्पेसिफिक स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बताए जाते हैं, उनको अलग से एक पेज पे ऐड करके समरी बना के नोट डाउन करके या तो नोटबुक में रख लो या दीवारों पे चिपका लो। फॉर एग्जाम्पल एंटीडोट्स काफी सारी आएंगी, बेलाडोना पॉइजनिंग, ये पॉइजनिंग, पैरासीटामोल पॉइजनिंग, बहुत सारी स्नेक कोबरा बाइट, ये वो बहुत सारी वो एंटीडोट्स आएंगे, तो एक पेज पे सभी एंटीडोट्स लिख सकते हो। अब वैसे अपकमिंग क्लासेस में आएगा, तो तब तब बताया जाएगा, तो तभी आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। तो ये ठीक है, नोट कर लिया सबने पॉइजनिंग और पैरासीटामोल, यस सर। ठीक है। तो आज की क्लास को यही एंड करते हैं, क्योंकि मेरे अभी नौकल है।